हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में विपदाएं। देखिए, भारत में विपदाओं की कमी नहीं है और इसकी भूमिका की चर्चा करेंगे तो साफ हमें लगेगा कि भारत में जो है विपदाएं आती ही रहती है, चाहे वो सुनामी के रूप में हो, चाहे जो है भूस्खलन में हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। भारत में विषमताएं बनी रही है। तो कहते हैं भारत जो है विपदाओं से कई वर्षों से जो है संघर्ष कर रहा है, यानी भारत जो है विपदाओं से कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। और हम उस दिन को कैसे भूल सकते हैं जब 26 जनवरी 2004 को सुनामी ने भारत के तटीय भागों में तबाही मचा दी थी। और देखा जाए तो 26 जनवरी 2001 को जब सुबह थी, जब जो भारत के पश्चिमी भाग में भूकंप ने बुरी तरह से प्रभावित किया था, और ये क्षेत्र जो था गुजरात का था। कहते हैं मॉर्निंग के टाइम आप बैठे रहोगे तो फटाक से न्यूज़ आने लग गया कि जो है 2001 में कैसे भूकंप ने जो है बुरी तरह से जो है गुजरात को, भुज को तहस नहस कर दिया। कहते भुज जो था बिल्कुल ही तहस नहस हो गई थी। ठीक है, कहते ये एक उदाहरण है। हम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमेशा ऐसे समाचार सुनते ही रहते हैं कि भारत का एक भाग बाढ़ द्वारा प्रभावित हुआ है तो दूसरा भाग जो है सूखे का सामना कर रहा है। तो ये भारत की विषमताओं का ही एक परिचालक है। कहते हैं विभिन्न प्रकार की विपदाओं की जो है क्षेत्रता के कारण भारत की जो है विपदा प्रवण राष्ट्र भी कहा जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में विपदाओं की तो कहते हैं एक लड़ी सी लगी रहती है। भारत विपदाओं के लिए ही जाना जाता है और विपदाएं चाहे प्राकृतिक हो चाहे इंसान के द्वारा निर्मित हो, विपदाएं चलती ही रहती है, हर समय कुछ न कुछ होती ही रहती है। तो विपदा प्रवण राष्ट्र कहा जाता है। और देखा जाए इसके कारण क्या है। पहला कारण तो यही है कि यहाँ 55% से ज़्यादा भूभाग जो है भूकंप की आशंकाओं से ग्रस्त रहते हैं, यानी देखा जाए तो भूकंप की आशंका लगी रहती है। दूसरी बात ये कहती है कि 12% भूभाग जो है बाढ़ से प्रबल है, यानी 12% भाग में जो है हर साल बाढ़ आती ही आती रहती है। अगर बात करें अगले पॉइंट, कहते हैं 8% भाग जो है चक्रवातों से प्रभावित रहती है, क्योंकि आप देखोगे भारत के जो है अधिकतम पार्ट जो है समुद्र किनारे ही बसे हुए हैं, तो ये चक्रवात की जो है लगी रहती है। और देखा जाए तो 70% जो है कृषि भूमि सूखा से प्रभावित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष है अगला पॉइंट, भारत में प्राकृतिक विपदाएं। देखिए, भारत में प्राकृतिक विपदाओं की एक लड़ी सी लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में जो है प्राकृतिक विपदाएं बनी रहती है। मानवीय क्रियाकलापों से जो है भौतिक पर्यावरण को जो है निरंतर बढ़ती ही जा रही है। निरंतर जो है मानवीय क्रियाकलापों के कारण विपदाएं बढ़ती ही चली जा रही है। कहते हैं आज इंसान के पास समय कम है लेकिन विपदाओं की जो है भरपार है। कहते हैं एक कदम हम बढ़ाते नहीं हैं कि एक नया आपदा जो है हमारे समक्ष जो है सर उठा लेता है। लेकिन यह एक तरफा संबंध नहीं है। अगर ये सोचिएगा कि विपदाएं जो है स्वयं ही आती है तो आप शायद गलतफहमी में हो, क्योंकि एक तरफा यहाँ नहीं होता है। कहते हैं कुछ लेना है तो कुछ देना भी है। कहते हैं पर्यावरण का यही एक रूल है और मानव पर्यावरण का एक अंग है। मानव भी एक पर्यावरण का अंग है, इसलिए वह पर्यावरण प्रक्रिया में प्रभावों से बच नहीं सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप पर्यावरण से आप बच नहीं सकते, कहते हैं आप भी पर्यावरण के ही पार्ट हो। लेकिन इंसान अपनी लालचों में जो पर्यावरण को तहस नहस कर रहा है, शायद इस बात से वो अनभिज्ञ है कि पर्यावरण के जितना हम नुकसान पहुंचाएंगे इसका प्रभाव हमें पे ही पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है। विपदाओं का कारण ही मनुष्य स्वयं ही है। इसलिए कहते हैं अगर आप पेड़ जो है बबूल के बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे? जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही तो फल काटोगे। कहते हैं आज बड़े बड़े लोगों के चक्कर में जो है आम लोग भी पिस रहे हैं और आम लोगों को भी जो है इन विपदाओं का सामना करना पड़ जा रहा है। जैसे आपको पता ही है कि पेड़ पौधा भी पर्यावरण का एक भाग है, और पर्यावरण को अगर आप नष्ट कीजिएगा, ठीक है, तो आप अपना अस्तित्व भी तो नष्ट कीजिएगा। तो यही बात है कि भारत में प्राकृतिक विपदाओं का मनुष्य स्वयं ही जिम्मेवार है, और मनुष्य इस जिम्मेवारी को जो है मानने को तैयार नहीं है और अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं जब स्थानीय, प्रादेशिक और भूमंडलीय स्तर की जो है पर्यावरणीय प्रक्रिया जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन अथवा सूखा मानव और उसकी संपत्ति के लिए खतरा पैदा करने लगते हैं,
तब इन्हें जो है प्राकृतिक संकट कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से होता है। भूकंप हो, बाढ़ हो, चक्रवात हो, भूस्खलन हो और जो है सारे के सारे जो है सूखा, ये सारे के सारे जो है प्राकृतिक संकट के रूप में देख सकते हैं। तो आप प्राकृतिक संकट का मतलब समझ गए होंगे। जब तक जो है मानव या संपत्ति को इससे कोई खतरा नहीं होता है, वो प्राकृतिक घटना ही कहलाता है। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका में चलने वाली बर्फीली तूफान एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन यही एक तूफान हमारे वैज्ञानिक शोध केंद्र दक्षिण जो है गंगोत्री के लिए खतरा पैदा कर देती है। तो जो है हम बर्फानी तूफान या प्राकृतिक संकट भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताया गया है कि प्राकृतिक घटना कब बन जाती है। जब प्राकृतिक संकट जो है मानव और संपत्ति को हानि पहुंचा देते हैं, अर्थात इनको प्रभाव से लोग मर जाते हैं और संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो इसे हम प्राकृतिक विपदा कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए 26 दिसंबर 2004 को जो है सुमित्रा के पास के सागर में उत्पन्न भूकंप से बनी सुनामी, कहते भूकंपीय ऊंची लहर, समुद्री लहर थी, जो भारत, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों के लिए प्राकृतिक विपदा बन गई और इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर धन जन की बहुत काफ़ी जो है हानि पहुंची। कहते 26 जनवरी 2004 की सुनामी को कोई भूल नहीं सकता कि इसमें बहुत से जो है जन मन के धन की हानि हुई थी। अब यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है संकट और विपदा में क्या अंतर होती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संकट और विपदा में क्या अंतर है। अगर संकट की बात करें और विपदा की बात करें तो देखिए संकट एक खतरनाक दशा या घटना हो सकती है, लेकिन विपदा समाज की इस सामान्य दिनचर्या के बाधा डाल देती है, तो उस चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। संकट क्या होती है कि संकट एक भावी विपदा है। जब तक संपत्ति और जीवन का जो है विनाश नहीं होता है, तब तक वे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट, टकता और भूसंकलन, सूखी आदि संकट हो सकती है। अगर कहते हैं इसे बड़ी मात्रा में संपत्ति एवं जीवन का विनाश होता है तो रोजगार के अवसर तक खत्म हो जाते हैं, तो इसे विपदा कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है संकट और विपदा। जैसे कि आपको पता ही है जब कोरोना वायरस आई थी तो लोगों के जो है जीवन तहस नहस हो गया था, तो ये विपदा थी। लेकिन संकट जो होता है कुछ समय के लिए ही आता है और उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर विपदा की बात करें, जैसे कोरोना वायरस है, कहते हैं इंसान के साथ अब जीवन भर रहेगा और हर साल जो है ये विपदा आती ही रहेगी और सरकार जो है लॉकडाउन लगाती रहेगी और इंसान का जीवन जो है तहस नहस होता ही रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष तीसरा पॉइंट, कहते हैं कम संख्या में लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। देखिए ये जो बात इंपॉर्टेंट है, संकट में जो होता है कम संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर विपदा आती है तो इससे अनेक लोग प्रभावित होते हैं और कई लोगों के जीवन तक भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं संकट की बात करें तो इससे चोट लग सकती है या संपत्ति को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन जब कहते हैं विपदा आती है तो इससे बड़े बड़े स्तर पर जो है धन जन की क्षति पहुंचती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है। अगर हम बात करें भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, सूखी आदि को तो प्राकृतिक संकट ही कहा जा सकता है, तो एक तरह का ये प्राकृतिक संकट है। लेकिन अगर विपदा की बात करें तो समाज इस हद तक प्रभावित होता है कि इससे जो है बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ जाती है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। जैसे आपने कोरोना वायरस को भी देखा था, जहां पर जो है सभी देशों ने एक दूसरे को हेल्प किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है और भारत भी इसमें अग्रसर था। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है एक बॉक्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि काफ़ी पॉइंटों को दर्शाता है, जिसको आपको जो है कॉपी पे लिखना चाहिए। कहते हैं भारत के लगभग 6 करोड़ लोग के प्रति जो है वर्ष प्राकृतिक विपदाओं की जो है मार सहनी पड़ती है। देखिए भारत के लगभग 6 करोड़ लोगों को जो है प्रति वर्ष प्राकृतिक विपदाओं का जो है मार सहन करनी पड़ती है। 6 करोड़ मायने रखता है। प्राकृतिक घटनाएं जब मानव के लिए खतरा पैदा करने लगता है तो इसे हम संकट कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक घटनाएं जब मानव के लिए खतरा पैदा करने लगती है तो इसका जो है हम नाम संकट देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके बारे में हमने एनालाइज किया और जाना भी। बाढ़, कहते हैं संकट और जो है यहाँ पर आपदा क्या है, इसके विषय में हमने जानने की कोशिश किया, समझा। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिए बाढ़ यानी फ्लड जो है हमारे आधे भारत को जो है तबाह कर देता है। और कहते हैं ये जो बाढ़ आती है कोई एक साल की ये कहानी नहीं है, हर साल की यही एक दुख भरी कहानी रहती है कि बाढ़ जो है देखा जाए तो बहुत से जो है जनजीवन को तहस नहस कर देता है और ये जनरली होता ही रहा है।
सरकार हर साल जो है अच्छे अच्छे रूल रेगुलेशन बनाती है इसके अंतर्गत कि हम जो है बाढ़ को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहते हैं बाढ़ से के बारे में जानना, बाढ़ के बारे में समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब तक इंसान स्वयं समझदार नहीं होगा तब तक जो है इस पर कंट्रोल करना संभव ही नहीं है। तो ये बाढ़ के बारे में हमारे लिए जो है एग्ज़ाम भी उससे भी इम्पोर्टेंट रहेगा, प्लस जो व्यक्ति सब जो फ्लड के एरिया में रहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसके बारे में अगर जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो जनरल सी बात है कि बहुत बचाव हो जाएगा। तो बाढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं बाढ़ जो होती है मानसूनी वर्षा के आरंभ होते ही देश के जो है 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है चिंताएं बढ़ा देती है। देखिए कारण क्या होता है, बरसात के समय ही फ्लड क्यों आती है? कहते हैं इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सरकार की मैनेजमेंट होती है, क्योंकि अगर जिस एरिया में फ्लड होती है और आपको पता है कि भारत में एक क्षेत्र में अगर बाढ़ आ रखी है तो दूसरा क्षेत्र जो है सूखे के चपेट में है। आखिर इतनी विभिन्नता क्यों? तो कहते हैं सरकार कहती है कि हम जो है 21वीं सदी में आ गए हैं और हमने बहुत किया है तरक्की, जो 70 साल में नहीं हुआ हमने 5-10 साल में करके दिखा दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। कहते हैं जो वास्तविकता है उस पर कोई कदम नहीं उठाई गई है, तभी तो हर साल जो है बाढ़ से लोग ग्रसित होते हैं। इवन अगर आप मुंबई की बात ले लो, जैसे ही रेन होता है देखते हो वहाँ पर पूरे के पूरे जो होते हैं लोग तबाह हो जाते हैं। और देखा जाए कोसी नदी जो कि बिहार साइड से होती है, कहते कोसी नदी भी अपना प्रकोप बिहार साइड हर साल डालती ही है, वहाँ के लोगों पर कहर डालती ही है, लेकिन सरकार हर साल जो है लोगों से वादा करती है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, कोई उसके लिए देख रेख नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें न देखा जाए तो प्राकृतिक तो है ही आपदा, लेकिन सबसे बड़ी आपदा का कारण जो है सरकार की नीतियाँ होती है। सरकार इसके लिए कोई भी अच्छा कदम नहीं उठाती है जिसकी वजह से बाढ़ से बचा जाए। कहते हैं बाढ़ से अगर बचना है तो उसके जो है बाढ़ के पानी के रास्ता को दो, अगर रास्ता अगर आप दे देते हो तो बाढ़ से जो है बचा जा सकता है। कहते हैं हम आधुनिक युग के इस जो है मुकाम पे आ चुके हैं, लेकिन जो है बाढ़ से जो है समस्याओं से हम जूझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसमें सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है और उस पर जो है अच्छे से कदम उठाने की जरूरी है। लेकिन भारत में देखा जाए तो कहा जाता है कि 8 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं इन्हीं चिंताओं में फंसे रहते हैं। पता नहीं कब नदी में उफान आ जाएगा और उनके जो है गाढ़े पसीने की कमाई पानी में बह जाएगा। तो बात बुराई नहीं, सच्चाई है। अन्य सभी विपदाओं की तुलना में बाढ़ से जान माल के सबसे अधिक हानि होती है और दुनिया में बाढ़ से होने वाली मौतों में से 20% भारत में ही होती है। यानी देखा जाए तो सबसे अधिक मौत के अगर जो है आंकड़े देखें तो भारत में 20% आंकड़ा जो है मौत का भारत में ही होता है। तो ये बहुत दुखदाई बात है और कहते हैं ये तो हर साल होती है और हर साल होती है तो वहाँ के लोगों को भी इसमें अलर्ट रहना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आज आपको पता है कि हम आधुनिक युग में हैं। बाढ़ होना, रेन होना, सभी चीज़ों के बारे में हमें पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि किस दिन धूप होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है वो काफ़ी उज्जवल है, काफ़ी जो एडवांस है। हर चीज़ के बारे में हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो सरकार को इन जो है कहते हैं ना इन चीज़ों को कदम उठाना चाहिए और जो जान माल जो होती है उसको इससे बचाया जा सकता है। अब अगला पॉइंट यही बात आती है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि बाढ़ होता क्या है, व्हाट इज़ अ फ्लड। देखिए बाढ़ होता क्या है, देखिए इसका अगर डेफिनेशन देखना चाहोगे तो यही साफ होता है कि ऐसी भूमि क्षेत्र में वर्षा या किन्हीं अन्य जल स्रोतों से जल का भर जाना जिसमें सामान्यतः पानी नहीं भरता है, बाढ़ कहलाता है। तो समझ गए होंगे कि जहाँ पर जो है पानी नहीं भरता है और वहाँ पर भी पानी भर जाता है तो वही बाढ़ कहलाता है, क्योंकि बाढ़ का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट में आया हुआ वाटर। यानी दूसरे शब्दों में नदी के तटों के तोड़कर या उनके ऊपर से बहकर जल के चारों ओर फैल जाना ही बाढ़ कहलाता है। तो बाढ़, अब देखिए नदी में पानी बह रहा है तो इसका मतलब बाढ़ नहीं हुआ, लेकिन नदी के ऊपर से बहना, नदी को काट के बहना, वो बाढ़ कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बाढ़ होती क्या है। बाढ़ का अर्थ सिंपली है कि जो नदी होती है, नदी के ऊपर से जब पानी बहने लग जाती है या नदी को जो है तोड़ देती है तो इसी को ही हम बाढ़ का नाम देते हैं। अब बाढ़ कई तरह के होते हैं,
ठीक है, बाढ़ के कारण उसे होने वाली क्षति तथा उसके रोकथाम का जो है यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है इसमें रखेंगे, जिससे आप जो हो समझदार और एग्जाम में लिखने लायक बन सको। और बनिएगा तब जब वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, नहीं तो अधूरा जानकारी खतरनाक होता है। और तिरपान स्टडी सेंटर कभी नहीं कहता है कि आप आधा वीडियो देखो। आधा से जो होता है नॉलेज भी आधा ही रह जाता है, यानी हाफ नॉलेज रहती है, और इससे आप अच्छा नहीं कर सकोगे और बाद में तिरपान सेंटर को ही कोसोगे। तो कहते हैं अगर देखना है तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से ये होता है कि आपको हर एक पहलू के विषय में विस्तार पूर्वक समझ में रहती है और अच्छे से अच्छे एग्जाम में करने लायक बन जाती हो, या अपनी समझ के लिए भी ज़रूरी होता है। आप ज़िंदगी में कहीं भी जाना, आधा इन्फॉर्मेशन के साथ जाना, आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकोगे। तो यही बात यहाँ पर तिरपान सेंटर हमेशा कहता है और इस बात पे आपको सदैव गौर करना चाहिए। अब देखिए हमारा अगला जो पॉइंट है, बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण क्या बनते हैं? जनरली आपको इस बात की नॉलेज होगा ही होगा कि बाढ़ के कारण तो यही होगा ना, पानी कैसे भर जाता है। कभी ग्लेशियर पिघलेगा जब तेज धूप बढ़ेगा, कभी होगा अधिक वर्षा हो जाएगी, या कभी जो होता है कोई नदियों के जो है पानी को छोड़ा जाता है तो इससे भी बाढ़ आ जाती है। तो कई कारण हैं, ठीक है। और बाढ़ के कारण क्या बनते हैं? हमारे पर्यावरण को नष्ट कर देना। पर्यावरण के नष्ट के कारण ही बाढ़ का सबसे बड़ा सबब बना है। और ये पर्यावरण नष्ट कौन करता है? आम गरीब बंदे तो कर नहीं रहे होते हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले लोग जो होते हैं वो जो हैं सबसे बड़ा कारण बनते हैं। और पेड़ पौधे कटने का सबके बड़ा श्रेय जाता है ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये पर्यावरण को चिंता नहीं करते हैं और देश के लोगों का चिंता तो करते ही नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, ये लोग जो होते हैं इनके ऊपर ही अपना का जो है पैर रख के आगे बढ़ते हैं, अपनी ऊंचाई को छूते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण हर एक इंसान का, हर एक जीव जंतु का है, हर एक चीज़ का है। तो समझ सकते हो पर्यावरण का किसी एक का नहीं है, पर्यावरण हर जीव जंतु का है। अगर इन जीव जंतु खत्म होंगे तो पर्यावरण जो है हर एक वस्तु को नष्ट कर देगा। तो इसके बाढ़ के कारण सबसे पहला तो यही बनता है कि भारी वर्षा। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली भारी वर्षा के कारण जो है अतिरिक्त जल तेज बहाव के साथ बह जाता है, जिसके कारण बाढ़ आती है। तो भारी वर्षा से तो बाढ़ होना स्वाभाविक बात है। नदियों में अवसादों का जमा हो जाना। देखिए अगर नदियों में अवसाद जमा हो जाएगा तो नदी में तो आधा तो है अवसादों का जमा हो गया, तो पानी कहाँ से भरेगा? बहेगा ऊपर से ही बहेगा ना, जनरल सी बात है। अगर आप देखिए कहीं आप पानी बहा रहे हो और मान लो वो जो है धीरे धीरे भर जाता है तो पानी तो जनरल सी बात है ऊपर से ही बहेगा। तो ये भी है कि नदियों में अवसादों का जमा होना भी इसके कारण बनते हैं। और अवसादों का मतलब समझ जाइएगा कि एक्स्ट्रा लाया हुआ मिट्टी। आपने देखा होगा कोई नदी गहरी होती है लेकिन धीरे धीरे जो हो जाती है उथली हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसमें जो है मिट्टी कहीं न कहीं से कट कट के भर जाती है। नदियों के धरातल के क्षेत्र में अवसादों के जमा होने से भी छिछली हो जाती है, जिससे ऐसी नदियां जो है जल प्रभाव की क्षमता घट जाती है, यानी जल की जो बहाने की क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है। और भारी वर्षा के पानी किनारे के ऊपर से बहने लग जाती है और बहने की वजह से जो है नदी की भी रास्ते भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बाढ़ आने का खतरा बन जाता है। आगे है वनों का विनाश। देखिए सब मैंने कहा था कि वनों का विनाश सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से माना जा सकता है। वनस्पति वर्षा जल को बहने से रोककर भूमि में रिसने को बाध्य करती है। देखिए आप सोचिए कैसे, बड़े बड़े वनस्पति होते हैं तो पानी का अगर बहाव होता है तो पानी को कुछ समय के लिए जो है पेड़ पौधे थाम लेते हैं, और जब पेड़ पौधे कुछ समय के लिए उसको ठहरा देते हैं पानी को, तो ये पानी जो होती है हमारी धरती सोख लेती है, और सोख लेगी तो अंडरग्राउंड वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। लेकिन पेड़ पौधे अगर मान लीजिए आपने काट दिया तो पानी क्या होगा? बहता ही चला जाएगा, और बहता जाएगा तो कई शहर कई गाँव को डुबो तो ही जाएगा। तो यही बात यहाँ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हमें इन्वायरमेंट को इतना नष्ट नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये शायद बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं और आए दिन जो है पेड़ पौधों को ऐसे काट रहे हैं जैसा कुछ भी नहीं है। तो यही बात है कि वनों का विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है कि कहते हैं वनस्पति के विनाश से भूमि नंगी हो जाती है और वर्षा का पानी जो है बेरोक जो है तेज गति से नदी से पहुंचकर बाढ़ का कारण बना देती है। तो जनरल सी बात है कि पूरे क्षेत्र जो है खाली हो जाएगा, नग्न हो जाएगा, तो जनरल सी बात है पानी की बहाव तेज ही रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही होते हैं जो पानी को थामते हैं और पानी को रोक सकते हैं। आगे हमारा है चक्रवात। देखिए चक्रवात के कारण भी ऐसा हुआ है। चक्रवातों के कारण उठी ऊंची ऊंची लहरें जो है समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्र को फैला देती है
और अक्टूबर 1999 के चक्रवात के कारण आई बाढ़ ने उड़ीसा में भारी तबाही मचाई थी। और आपने देखा भी होगा कि जो राज्य जो है समुद्र किनारे हैं, वहाँ पर अक्सर जो है बड़े बड़े लहरें उठती रहती है और वहाँ पर जो है चक्रवात आती रहती है और सबसे बड़ा बाढ़ के कारण भी बनती है। और कुछ समय पहले ही जो है कलकत्ता में भी ऐसे देखने को मिला है तबाही, जिसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अफवाह तंत्र से छेड़छाड़। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि अफवाह तंत्र से छेड़छाड़ करते हैं लोग, यानी ड्रेनेज सिस्टम से छेड़छाड़। अब ड्रेनेज सिस्टम का छेड़छाड़ करोगे तो इसका तो परिणाम जो होगा बहुत ही दुष्कर्म ही होगा। कहते हैं बिना सोचे समझे जो है सड़कों, रेल मार्गों, नहरों आदि निर्माण से प्राकृतिक अफवाह तंत्र अवरुद्ध होकर बाढ़ का कारण बनता है। आपने देखा ही होगा कि आज के समय में जो है लोग कहते हैं हम आधुनिक युग में आ गए हैं, और आधुनिकता के चक्कर में क्या किया है, सड़कें, रेल मार्ग, नहरों का जो है निर्माण इन्होंने किया है। और इसकी वजह से जो है बहुत काफ़ी जो है इसका प्रॉब्लम आया, क्योंकि पहले के समय में नेचुरल नदियाँ हुआ करती थी। नदियों का मार्ग परिवर्तन ये भी सबसे बड़ा कारण बनता है। नदियों के मोड़ और उसके मार्ग परिवर्तन से भी बाढ़ का जो है सबसे बड़ा सबब मिला है। उसके बाद सुनामी, यानी सुनामी भी एक कारण होता है। भूकंपीय ऊंची समुद्री लहरें होती है, कहते तटवर्तीय क्षेत्रों के दूर दूर तक जलमग्न कर देती है ये सुनामी। तो इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट था। अगला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए बाढ़ से होने वाली हानि भी बहुत काफ़ी महत्व रखता है अपने जगह पर। देखिए नदियों में आई बाढ़ की मार मनुष्य और पशुओं दोनों को ही झेलनी पड़ती है, और बाढ़ से लोग बेघर हो जाते हैं, मकान ढह जाते हैं, उद्योग धंधे जो है चौपट हो जाते हैं और फसलें पानी में डूब जाती है, और बेजुबान पालतू पशु और वन्य जीवन भी मर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो नुकसान देखने को मिलता है तो वो है जो है जीव जंतु का ही होता है, क्योंकि उनकी अस्तित्व ही देखा जाए तो उस क्षेत्र में मिट जाता है। तटवर्ती क्षेत्रों के जो है मछुआरे के नावे, जाल आदि नष्ट हो जाते हैं, और कहते हैं मलेरिया और जो है दस्त जैसी बीमारियां भी फैलने लगती है। और देखा जाए तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है पेयजल की। कहते हैं पेयजल भी प्रदूषित हो जाती है तथा कभी कभी उसकी भारी कमी भी वहाँ पर हो जाती है। खलिहान नष्ट हो जाते हैं और जो है बाहर से आपूर्ति कठिन हो जाती है। बाहर से जो है वहाँ पर खाना पहुँचाना भी दुष्कर्म कार्य बन जाती है। प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण होने वाली हानि घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, और सन 1953 में बाढ़ से जो है 2.43 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, यानी 2.43 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। उसी तरह सन जो है 1987 तक जो है आते आते बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर जो है 4.83 करोड़ हो गई। तो आप देख सकते हो कि दिन पर दिन जो है इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। कहते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है वैसे वैसे जो है यहाँ पर प्रभावित होने की दर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष जो औसतन 210 करोड़ रुपए जो है मूल्य की संपत्ति नष्ट हो जाती है, और 6 करोड़ लोगों पर जो है बाढ़ का असर पड़ता है तथा 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि जान मान की यहाँ पर कितनी हानि उठानी पड़ती है बाढ़ की वजह से। तो ये काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी बात है, आगे और भी ज़रूरी है। कहते हैं बाढ़ प्रवण क्षेत्र, यानी क्षेत्र जहां बाढ़ आ सकती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है कि देश का लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8वां भाग है। देखिए 8वां भाग जो है देश का, भारत का, जो कि बाढ़ से ग्रसित है, यानी 8वां भाग। सबसे अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्रोणियों में ही है। और राज्य की दृष्टि से बाढ़ प्रवण राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, और इनके बाद जो है हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्थान भी आता है। अब तो राजस्थान और गुजरात में भी बाढ़ आती ही रहती है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़ जो है छूते नहीं है। और ये सब के बारे में तब हमें समझ में आएगा जब हम इसको मैप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैप में क्या बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हो जो सेलेक्ट किया हुआ एरिया जो दिख रहा है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, और करीबन देखा जाए तो कई क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित होती है। चाहे आपको देख लीजिए, कहते हैं पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो, कहीं भी नज़र जा रहा है तो हर जगह जो है बाढ़ वाला क्षेत्र ही नज़र आपको आ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में बाढ़ से जो है प्रभावित होने के दिशा दिख रहे हैं। और ये मैप भी है काफ़ी कुछ बताने के लिए जो है सक्षम है कि इसमें बाढ़ कौन कौन क्षेत्रों में आते हैं और आ रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है, तो इसको आपने देखना है और समझ जाइएगा कि
जो भारत में बाढ़ का क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र जो है मुख्य है, तो देखा जाए तो अब जहाँ रेन अधिक होती है उन्हीं क्षेत्रों में जो है बाढ़ की समस्या बनती है। अब देखिए यहाँ पर बिहार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार में इतना अधिक रेन नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये बाढ़ से ग्रसित होती है। कारण क्या बनता है? कोसी नदी। कोसी नदी में एक्स्ट्रा पानी छोड़ी जाती है नेपाल साइड से, जिसकी वजह से जो है ये बाढ़ के चपेट में आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये बाढ़ का कारण भी जो है यहाँ सुचारू रूप से देखने को मिल रहा है। कहते हैं बाढ़ रोकने के कुछ उपाय भी हैं। तो बाढ़ रोकने का उपाय क्या हो सकता है? तो पहला तो पॉइंट यही आता है, संग्रह जलाशय। नदियों के मार्ग में संग्रह जलाशयों के निर्माण से अतिरिक्त पानी को उनमें रोका जा सकता है, लेकिन अब तक किए गए उपाय जो है कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं और दामोदर नदियों की जो है बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए बांध उसकी बाढ़ों को नहीं रोक पाए हैं। तो कहते हैं बनाया तो गया लेकिन सख्त नहीं बन पाई है, ये भी बहुत भी जरूरी बात है। और सबसे बड़ी बात है तटबंध। नदियों किनारों पर जो है तटबंध बनाकर जो है पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में फैलने वाली बाढ़ को पानी को रोका जा सकता है। और दिल्ली में यमुना पर बने तटबंधों का निर्माण बाढ़ रोकने में कारगर सिद्ध भी हुआ है। देखिए कुछ कदम जो है अच्छे उठाए गए जिसका अच्छा ही परिणाम हुआ है और कहीं जो है इसका परिणाम नहीं अच्छा आया है। तो कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम आधुनिक युग में तो हर बात को सोचने की आवश्यकता है। उसके पश्चात है वृक्षरोपण। देखिए वृक्षरोपण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही आपको कहा है कि इंसान ने अपने पैर पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार रखा है। पेड़ पौधों को जैसे काट रहे हैं, बाढ़ का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। अगर हम वृक्षरोपण करें तो संभवतः है जो इसको रोका जा सकता है। तो कहते हैं नदियों के जल संग्रह क्षेत्रों में यदि वृक्षरोपण किया जाए तो बाढ़ के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वृक्षरोपण जो है करना चाहिए बाढ़ क्षेत्रों में। उसके बाद प्राकृतिक अपवाह तंत्र की पुण्य स्थापना। कहते हैं जो अपवाह तंत्र थी या ड्रेनेज सिस्टम था उसका जो है पुनरुत्थान करना बहुत जरूरी है। सड़कों, नहरों, रेल मार्गों आदि के निर्माण के अवरुद्ध जो है प्राकृतिक अपवाह तंत्र को पुनः चालू करने से भी बाढ़ें रोकी जा सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बाढ़ प्रबंधन। देखिए लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर बाढ़ की आशंका हमेशा बनी रहती है और इसमें से जो है 1.44 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जो है कुछ सीमा तक बाढ़ से सुरक्षित कर भी दिया गया है और इसके लिए तटबंधों और अपवाह नालियों का निर्माण भी किया गया है। कस्बों और नगरों की सुरक्षा के उपाय और गाँव की ऊँची भूमि पर बसाने के उपाय भी किए गए हैं। कहते हैं 9वीं योजना के अंत तक जो है बाढ़ को रोकने के लिए जो है कहते हैं 8,000 करोड़ रुपया व्यय की जा चुकी है। देखिए पैसों की अमाउंट काफ़ी अधिक है लेकिन सुविधाएं की जो है यहाँ पर किल्लत है। उसके पश्चात है बाढ़ से पहले, दौरान या बाद में करणीय अकरणीय कार्य। देखिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अग्रिम सूचना और सलाह के लिए रेडियो सुनते रहना चाहिए। बाढ़ के समय में बिजली के सभी उपकरण बंद कर दिए जाएं। घर के सभी कीमती सामान और कपड़े बाढ़ से पानी की जो पहुंच से दूर रखिए। ऐसा तभी कीजिए जब बाढ़ की चेतावनी मिली हो या आपको आशंका हो कि बाढ़ की पानी आपके घर में घुस जाएगी। तो इसमें सुरक्षा के उपायों का जो है आकलन करना बहुत ज़रूरी रह जाता है। कहते हैं वाहनों और फर्मों के जो है पशुओं और आसानी से उठाई जा सकने वाली वस्तुओं को जो है निकट की ऊंची भूमि पर पहुंचा दीजिए। खतरनाक प्रदूषण को जो है रोकिए। सभी कीटनाशक को पानी की पहुंच से दूर रख दीजिए और यदि आपको घर छोड़ने पड़े तो बिजली और जो है गैस बंद कर दीजिए जिससे नुकसान अधिक न हो सके। उसके पश्चात है यदि आप बच सकते हैं तो बाढ़ के पानी में जो है पैदल या कार में बैठकर प्रवेश मत कीजिए। अपने आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इधर उधर मत घूमिए क्योंकि इससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। और लास्ट में जो है एक बॉक्स है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाया गया है। कहते हैं ऐसे भूमि क्षेत्र में वर्षा या किसी जलाशय के जल का भर जाना जिसमें असामान्य पानी नहीं भरता है बाढ़ कहलाता है। तो बाढ़ का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि नदियों के ऊपर से पानी बहने को ही बाढ़ कहते हैं। इस साधारण लैंग्वेज में है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्रोणी सबसे अधिक बाढ़ प्रबंध क्षेत्र हैं। तो ये बात आपके लिए पता होना चाहिए कि जो सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में रहते हैं वो जो है क्षेत्र बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने बाढ़ के ऊपर डिस्कस किया और हर एक पहलू पर चर्चा किया जो कि बहुत ज़रूरी था। हमारा जो यहाँ पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए सूखा। कहते हैं सूखा भी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। कहते हैं जहाँ बाढ़ से ग्रसित लोग होते हैं वहीं कई क्षेत्रों में जो है सूखे के चपेट में होता है
और इससे जो है ना तो कृषि हो पाती है, ना जनजीवन के लिए वहाँ पर कुछ तरह की सुविधाएं रह पाती है। तो सूखा भी जो है बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत में। और इस सूखा के बारे में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन क्षेत्रों में जो है सूखा का प्रभाव सबसे अधिक होता है, और सूखा क्षेत्र होने से जो है किस तरह से हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं और यहाँ कैसे बचाया जा सकता है। तो इस सारी बातों पे यहाँ चर्चा जो होगी विस्तार पूर्वक होगी। आप इसी तरह त्रिपान के साथ बने रहें, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात बताया गया है। और साथ में एक बात और भी रहती है कि जितना हो सके जो है वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो जब तक पूरा देखिएगा नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या यहाँ। तो कहते हैं अधूरा जानकारी मत रखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है, और ये बात को आपको एहसास भी होना चाहिए। चलिए, कहते हैं अच्छे बात अच्छा ही होता है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं सूखा के बारे में। सूखा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है भारत के लिए, क्योंकि भारत के आधे से अधिक क्षेत्र में जो है सूखा का प्रकोप जो है हर साल देखने को मिलता है। कहते हैं सूखे की त्रासदी जो है मानव को धीरे धीरे, यानी सूखा जो है मानव को धीरे धीरे एक विशाल से प्रभावित करती है, और यह एक अलग सा दर्द है पर बहुत ही कष्टकारक है। कहते हैं सूखा के त्राही जो है बहुत ही भयंकर और दुखदायी परिस्थिति होती है। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पालतू पशु को भूख प्यास से तड़प कर मरते हुए देखना, बेहद अनिश्चय और शोषण की हालातों में अपने परिजनों को सैकड़ों मील दूर रोजगार की तलाश में भेजना, और रूखे सूखे भोजन में भी दिनों के दिन काटने होते जाना, राहत कार्य पर दिन भर भटकना और रात की जो है निराश लौटने से सब दर्दनाक दृश्य होती है। कहते हैं जो भूखा होते हैं उनको ही इसका एहसास होता है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं सूखा होने से जो है कहते कोई फसल नहीं होती है, ना ही कोई कमाई का धंधा बनता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बन पाती है, और ये सूखा जो है बहुत ही कष्टदायक होता है। कहते हैं ऐसा दर्द कभी भी ना मिले किसी को जहाँ पर जो है उनके परिजन भूख प्यास से तड़प के मर जाते हों। कहते हैं यही बात जो है आपने देखा होगा, एक चैप्टर था डायरी ऑफ यंग गर्ल, यानी जो है आपका एनी फ्रैंक का स्टोरी था, जहाँ पर वो तो यहूदी वाली थी बात, वो तो कहते हैं मानव निर्मित कष्ट था, जहाँ पर हिटलर की नीतियों का वहाँ पर अनुसरण किया गया और सारे जेब्स जितने भी थे उनको जो यहूदियों को जो है एक बंद कर दिया गया। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है सूखा क्या है। देखिए सूखा क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अगर हम देखें मौसम विज्ञानियों के शब्दों में काफ़ी लंबे समय तक एक विस्तृत प्रदेश में वर्षा की कमी होती है, यानी किसी प्रदेश में जो है वर्षा न होना। और कहते हैं सूखे के लिए अकाल और अनावृत जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जब कृषक वर्ग के लिए जो है बेहद जल उपलब्ध न हो सके तो भी सूखे की स्थिति होती है। कहते हैं मौसमी परिस्थितियों के कारण जो है किसी भी क्षेत्र विशेष की फसलें जो है 50% से भी ज़्यादा खराब हो जाता है, और सरकार उस क्षेत्र को भूखा क्षेत्र घोषित कर देती है। तो इसी को ही कहा जाता है सूखा क्षेत्र, जहाँ पर जो है कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, हर चीज़ जो है मौसम के मार की वजह से जो है काफ़ी कष्टदायक परिस्थिति में लोग पहुँच जाते हैं, और सरकार जो है इसको सूखा घोषित कर देते हैं। अब देखिए सूखा के कारण क्या होता है, सूखे का कारण क्या बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सूखे का एकमात्र कारण जो है वर्षा की कमी, लेकिन मानव ने प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करके अपनी क्रियाकलापों को पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है। और ये बात हमेशा त्रिपाणी सेंटर कहता है कि पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कीजिएगा तो अपना जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और यही कारण बनता है कि मानव ने जो है अपनी लाभ में अपने कहते हैं लाभ के लालच के अंधे होके जो है पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया है, और अपने क्रियाकलापों के कारण जो है पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है। और लोगों ने जलाशय और तालाब झीलें जोहर को जो है पाट दिया है, और वनस्पति का जो है आवरण नष्ट कर दिया है। तो वनस्पति का जो है आवरण नष्ट होना भी जो है सूखे का सबसे बड़ा कारण बनता है। वनस्पति के कारण जो है वर्षा का जल भूमि में रिश्ता रहता है, क्योंकि वनस्पति उसके प्रभाव को अवरुद्ध करती रहती है। मनुष्य के लाखों की संख्या में नलकूप लगाकर भूमि जल के भंडार को भी कम कर दिया है। आपने देखते भी होंगे अपने क्षेत्र में कहीं भी होता है लोग बोर करवा लेते हैं, कहीं भी होता है नल लगवा लेते हैं। अरे इतने सारे नल रहेंगे, इतने बोर करवाओगे तो कहते हैं धरती का जो ग्राउंड वाटर होती है वो भी तो ख़त्म हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब आपको पानी पीने के लिए भी जो है तरसना पड़ जाएगा। तो लोग जो है खुद ही अपने पैरों में जो है कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं और अपना जीवन को जो है नष्ट करते जा रहे हैं।
अब देखिए, जब सूखा पड़ेगा तो सूखा का जो है दुष्परिणाम भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूखे के कारण जो है भोजन और पानी की कमी हो जाती है और सूखे प्यासे लोग जो है त्राही त्राही कर उठते हैं। भूखमरी, कुपोषण और महामारियों से अकाल मौत होने लग जाती है और जो है मजबूरन लोगों को अपना क्षेत्र छोड़कर पलायन करना पड़ जाता है। पानी कमी से जो है फसलें सूख जाती है, मवेशियाँ चारे पानी के अभाव में मरने लगते हैं और खेती करने वाले लोग का जो है रोजगार छीन जाती है। भोजन, पानी, हरे चारे और रोजगार की तलाश में लोग जो है गांव छोड़कर बच्चों के साथ बहुत दूर ही अनिश्चित यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अब लोग भी क्या करें, कहते हैं जिस क्षेत्र में भूख पानी नहीं मिलेगा, कहते हैं खाना भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो उस क्षेत्र में रह के भी उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और वहाँ की जनसंख्या भी बढ़ जाती है। तो यही जो है कारण सबसे बड़ा बना है भारत में। कुछ क्षेत्र में आप देखिएगा जनसंख्या भी काफ़ी देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष देखिए भारत के सूखा प्रबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम मानचित्र में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि मानचित्र में आपको पूरा क्लैरिटी आएगी तो बाद में करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। कहते हैं इन मानचित्र में सूखा प्रबंध क्षेत्रों की एक प्रमुख पट्टी जो है दक्षिण राजस्थान और तमिलनाडु के बीच में है, और इस पट्टी में जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्यवर्ती महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जो है विशेषता से दिखाया गया है। मानसूनी वर्षा की कमी और पर्यावरण हर्ष के कारण जो है राजस्थान और गुजरात प्रायः सूखे की चपेट में रहती है। और भारत के जो है 593 जिले जो है 2001 में से जो है 191 जिले भयंकर रूप से जो है सूखा प्रबंध क्षेत्र थे, और राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र जो सन 2003 में चौथे वर्ष लगातार सूखे के चपेट में रहा। तो ये कहा जा सकता है कि भारत में देखा जाए तो काफ़ी क्षेत्र जो है सूखे के चपेट में रहता है। यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकोगे काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाया कि भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं, और आप देखोगे तो मैक्सिमम क्षेत्र जो है अगर देखा जाए तो गुजरात जो है सूखे के चपेट में हर साल रहती है, और गुजरात सूखे के साथ जो है राजस्थान भी आपको नजर आ रहा होगा, और महाराष्ट्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो बिहार के कुछ क्षेत्र भी हैं, तो कुछ जो है मध्य प्रदेश के भी दिख रहे होंगे, और उत्तर प्रदेश के साथ कुछ क्षेत्र और भी हैं जो यहाँ पर ये दिखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो सबसे अधिक प्रभावित अगर होता है सूखे से तो वो होता है गुजरात साइड, और महाराष्ट्र के क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी हद तक जो होते हैं सूखे से ग्रसित होते हैं। तो ये मैप भी आपको संकेतिक के रूप में दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़रूरी है, और इससे जो है आप भली भांति समझ गए होंगे। इवन अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर के साइड भी तो आपको वहाँ भी दिखेंगे कि वो भी बाढ़ जो है सूखे के चपेट में रहता है, यानी ये बाढ़ क्षेत्र जो होते हैं सूखे के चपेट में रह जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूखे के चपेट में जो है कहते हैं जम्मू कश्मीर के साइड भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि हर क्षेत्र जो है सूखे के चपेट में रहता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सूखे से निपटने के कुछ उपाय दर्शाए गए हैं जिसको जानना जरूरी है। पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है कि सूखे क्षेत्रों के अनुकूल कृषि पद्धतियाँ, यानी सूखे के क्षेत्रों के अनुकूल जो है हमें कृषि लगाने की आवश्यकता है कि जहाँ पर पानी कम मात्रा है वहाँ पर ऐसे फसल लगाएं जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। निम्नलिखित उपायों को अपनाते हुए सूखे की मार से कुछ हद तक बचा जा सकता है, और शुष्क प्रदेशों में जो है मोटे अनाज पैदा करके भी जो है गहरी जुताई करके जो है मिट्टी की नमी को जो है संयोजक छोटे छोटे बांधों की जो है पीछे पानी रोक कर जो है जोहारों में पानी एकत्र करके जो है फुहारा सिंचाई अपना कर सूखे से एक सीमा तक जो है निपटाया जा सकता है। तो ये जो है सूखे से निपटने के कुछ उपाय हैं और कुछ तरीके हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। कहते हैं सूखा सहन करने वाली फसलें भी यहाँ पर बेकार हो जाती है, यानी कपास, मूंग, बाजरा, गेहूं आदि जो है सूखे को सहन करने वाली फसलें हैं जो बेकार सूखे के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको अपनाना चाहिए। कहते हैं वर्षा जल संग्रह करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। वर्षा की एक एक बूंद को जो है संग्रहित करके सूखे से निपटा जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। उसके पश्चात है खेतों की ऊंचाई जो है मोड़ बनाकर, सीढ़ीदार खेत बनाकर, खेतों के किनारों पर जो है पेड़ लगाकर वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। कहते सिंचाई की नहरों को जो है पक्का करके पानी को संरक्षित किया जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है टपकन विधि अपनाने से जो है
थोड़ी पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। तो ये सारे पद्धतियाँ अपना के जो है कई हद तक जो है हम सूखे के चपेट से बच सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम। देखिए सूखा प्रबंध क्षेत्र जो है कार्यक्रम बहुत से बनाए गए हैं। देखा जाए तो एक कार्यक्रम जो है 1973 में शुरू किया गया था, यानी यह कार्यक्रम देखा जाए तो 1973 में। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है समय अवधि, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग जो है यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यही था कि फसलों, मवेशियों, भूमि की जो है उत्पादकता और जल और मानव संसाधनों पर जो है सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। जिस तरह से गुजरात क्षेत्र के जो है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधित विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकता का प्रयोग किया गया है, वैसे करके अन्य भागों में सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये सूखा प्रबंध क्षेत्र के कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है वर्षा जल का विकास, संरक्षण और सुनिश्चित उपयोग करके लंबे समय तक जो है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखा जाए तो संसाधनों के अभाव से ग्रस्त और सुविधाओं से वंचित समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारना भी महत्वपूर्ण होता है, यानी सामाजिक स्थिति सुधारना भी जरूरी होता है। अगर हम बॉक्स को देखें तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है कि काफ़ी लंबे समय तक एक विस्तृत प्रदेश में वर्षा न होने को ही सूखा कहा जाता है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है राजस्थान, गुजरात राज्यों में, उसकी अन्य राज्यों से अधिक सूखा पड़ता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भूसंकलन। देखिए लैंडस्लाइड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि देखा जाए तो भारत के बहुत से क्षेत्र जो है लैंडस्लाइड के अंतर्गत आते हैं, और इसमें से जो है हिमालय में तो लैंडस्लाइड आते ही रहते हैं। और लैंडस्लाइड आने के कई कारण होते हैं, जैसे भूकंप आती है तो बड़े बड़े पहाड़ जो है खिसक जाती है, और साथ में अगर बहुत काफ़ी हैवी रेन हो जाए तो इसके कारण भी जो है पहाड़ का खिसकना एक जो है स्वाभाविक बात बन जाती है। तो भूस्खलन जो होती है देखा जाए तो हिमालय और पहाड़ों क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है, और इससे कई मायने में देखा जाए तो जान मान की बहुत ही हानि होती है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भूस्खलन होती कैसे है और इसका कारण क्या है और इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले एक बात जो हमेशा कहता हूँ, हमेशा वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है, और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो अधूरे जानकारी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को पूरा देखिए, इससे सारी बातें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमेशा मैं इसलिए दोहराता रहता हूँ क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ हमेशा कि जब तक हम पूरे कोई चीज़ नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो ज्ञान का जो है मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। और अधूरा जानकारी के साथ कोई बच्चा कहीं भी जाता है तो उसका जो है अच्छाई कभी नहीं देखने को मिला है, हमेशा उसके साथ कन्फ्यूज़न लगा रहता है। चलिए कोई बात नहीं, इसका कोई ये तो आपको सोच समझ होनी चाहिए कि देखना चाहिए, पूरा देखने को। चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं भूस्खलन के ऊपर। तो भूस्खलन यही बात बताता है कि अगर देखें हम अगस्त 1988 में जो है पिथौरागढ़ के कैलाश मानसरोवर जो है पैदल पथ पर जो है धाराचूला से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर लमाड़ी के पास भूस्खलन हुआ था। तो ये 1988 की बात बताया जा रहा है जो धाराचूला में हुआ था। तो ये देखिए, ये यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत क्वेश्चन बन जाता है कि भूस्खलन जो हुई थी 1988 में वो कहाँ पर हुई थी। धाराचूला से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर जो है लमाड़ी के पास भूस्खलन हुआ था, यानी इसका आंसर है लमाड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, चाहे कोई भी इंटरेस्ट आप देते हो तो उसकी रिगार्डिंग भी है, और प्लस सिलेबस की रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी हद तक एमसीक्यू में ही रहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू की रिगार्डिंग बन जाता है। और यह जो है बूंदी और मलापा के बीच लमाड़ी नामक स्थान पर आधी रात के भारी भूस्खलन में काली नदी का प्रभाव जो है अवरुद्ध हो गया था। अब देखिए भूस्खलन क्या हुआ, पूरे के पूरे पहाड़ जो है गिर गया, खिसक गया, जिसके वजह से यहाँ पर एक नदी निकल रही थी, वो नदी भी बिल्कुल ही अवरुद्ध हो गई, यानी वो बंद हो गई। अब जब नदी बंद हो जाएगी तो आपको पता है पानी का फ्लो जो है कई गाँव को भी ले डूबेगा। तो ऐसा ही हुआ, प्रवाह के रुकने के करीब जो है 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल ही जल भर गया। यानी देखा जाए तो इस भूस्खलन के कारण जो है नदी में पानी रुक गया, और उसकी वजह से जो है 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल ही जल हो गया, और इस प्रकार बनी झील में जल जमा हो रहा था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से आए थके हारे यात्री इसी क्षेत्र में चैन की नींद से सो रहे थे,
और इस जो है दुर्घटना में 60 यात्री अकाल काल के ग्रास बन गए। यानी देखा जाए तो इसके कारण जो है 60 यात्रियों की मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दुखदायक थी। कहते कैलाश मानसरोवर में यात्री जो थे बहुत काफ़ी थके हुए थे और उसी समय ये घटना घट गई, और जिसके कारण 60 व्यक्तियों की जो है काल के जो है मुंह में समा गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि आखिर भूसंकलन होता क्या है। देखिए, क्या होता है भूसंकलन। तो भूसंकलन का मतलब यही होता है कि पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर छोटी शिलाएं, मोटे या मलबे का अचानक खिसक कर नीचे आ जाना ही भूसंकलन कहलाता है। तो आप भूसंकलन समझ गए होंगे कि पर्वत ढालों या नदी तटों पर जो है छोटी शिलाएं, मिट्टी या मलबे के अचानक जो होते हैं खिसक जाते हैं और खिसक कर नीचे आ जाते हैं, और खिसक के नीचे आने की प्रक्रिया को ही भूसंकलन कहते हैं। कहते पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन का जो है सिलसिला निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और इससे पर्वत के जनजीवन पर बुरे प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। और ये मैक्सिमम जो है पर्वतीय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपरी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है उसका खिसकना ही भूस्खलन होता है। तो निचले क्षेत्र में ये घटना कभी नहीं होती है ना, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ क्षेत्र कम होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। देखा जाए तो भूसंकलन प्रबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें भूसंकलन प्रबंध क्षेत्र की, तो कहते हैं हिमालय, पश्चिमी घाट, नदी घाटियों में प्रबल जो है भूसंकलन होते ही रहते हैं। और भूसंकलन का प्रभाव जो जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्य भूसंकलन से ज़्यादा ही ग्रस्त होते हैं। और दक्षिण में जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जो है भूसंकलन का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ये भी रहेगा अगर हम इसके मैप के अंतर्गत देखें तो आपको ये बात जो है क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैप में भी आप देख सकते हो कि प्रमुख भूसंकलन प्रबंध क्षेत्र कैसे दिख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ऊपरी क्षेत्र में भी काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र में भूसंकलन अक्सर होता रहता है। अगर पूर्वी क्षेत्र में भी देखोगे तो यहाँ पर जो है काफ़ी मेघालय के साइड भी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इधर भी जो है भूसंकलन होते हैं। और नीचे जो है कर्नाटका के साइड भी आपको दिख रहा होगा कि भूसंकलन को जो है दिखाया गया है। तो ये सांकेतिक मात्र है और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि ये तीनों जो है छोरों पे जो है ये भूसंकलन होती ही होती है, क्योंकि तीनों क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भूसंकलन होना स्वाभाविक बात है। और कहते हैं हर साल जो है यहाँ पर भूस्खलन होती है और लाखों के जो है जनजीवन का जो है अस्त व्यस्त होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भूसंकलन के क्या कारण हो सकते हैं। भूसंकलन के कई कारण होते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो भूसंकलन का सबसे पहला कारण तो यही होता है भारी वर्षा, यानी भारी वर्षा के कारण जो है भूसंकलन होना स्वाभाविक बात होता है। भारी वर्षा जो होती है भूसंकलन का प्रमुख कारण बनती है। अगर दूसरी बात करें जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हमेशा त्रिपाण सेंटर कहता है कि हमें वन जीवन को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वन नहीं रहेगा तो इंसान का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। वही दूसरा पॉइंट भी दर्शा रहा है कि वन जो है नाशन यानी वनों का विनाश जो है भूसंकलन का प्रमुख कारण है। वृक्ष और झाड़ियाँ और जो है घास पात मृदा कणों को जो है बांधे रखते हैं और पेड़ के कटने से पहाड़ी ढाल नंगे हो जाते हैं और ऐसे ढालों पर जो है वर्षा का जल निर्बाध गति से बहता है और उसे सोखने के लिए वनस्पति का आवरण नहीं होता है, जिसके कारण जो है भूसंकलन होना एक स्वाभाविक बात बन जाता है। तो वन का नाश होने के कारण ही भूसंकलन का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि आपको पता है अगर मान लीजिए पहाड़ खिसकता भी है और अगर वहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वो पेड़ पौधे जो होंगे उनको थाम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं है और सारे के सारे जो है वन का नाश हो जाना इसके बहुत बड़े कारण बनते हैं। तो यही बात है, लोग अपने लालच में जो है वहाँ के जनजीवन के जो है तहस नहस कर दिया है। तो इसमें बहुत ही दुखदायक परिस्थिति बन गया है। उसके पश्चात आता है भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। तो देखिए ये तो प्राकृतिक चीज़ है जिस पे हम रोक नहीं सकते, लेकिन वन का विनाश को जो है रोका जा सकता है, ये इंसानों पे डिपेंड करता है। लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जो होती है हिमालय क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते ही रहते हैं और भूकंप के झटके पहाड़ों को हिला देते हैं और वो टूट कर नीचे और खिसक जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से भी पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होते हैं। तो चलिए भूकंप और ज्वालामुखी तो कहते हैं हमारे इंसानों के हाथों में नहीं है, तो हम इसको रोक नहीं सकते और इसके कारण भी जो है अगर भूकंप आएगी तो जनरल सी बात है जो है बड़े बड़े चट्टान जो है खिसकेंगी, ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट से होगा ही होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था। उसके पश्चात है
सड़क निर्माण, देखिए सड़क निर्माण से भी ऐसा ही होता है। कहते हैं विकास के लिए पहाड़ों में सड़कों का निर्माण चल रहा है और सड़क बनाते समय जो है ढेर सारा मलबा जो है हटाना पड़ता है और इस तरह चट्टानों की बनावट एवं उसके ढाल में बदलाव आता ही रहता है। फलस्वरूप क्या होता है, भूसंकलन तीव्रता से हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते सड़क निर्माण विकास के लिए पहाड़ों में सड़कों का निर्माण चल रहा होता है और सड़क बनते समय ढेर सारा मलबा जो है हटाना पड़ता है और इस तरह जो है चट्टानों की बनावट एवं उसके ढाल में बदलाव आता ही रहता है और जिसके कारण जो है भूसंकलन होना स्वाभाविक रहता है। उसके बाद झूम कृषि के कारण भी सबसे बड़ा जो है यहाँ पर घात होती है भूसंकलन का। कहते हैं भूसंकलन कारण जो है झूम कृषि भी है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती के कारण जो है भूसंकलन की संख्या या प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि झूम खेती होने से क्या होता है आपको पता ही होगा। झूम खेती होती है जहाँ पर कुछ समय के लिए कृषि की जाती है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो आप सोचे होइएगा कि वहाँ पर तो कृषि करना और छोड़ देना कोई स्वाभाविक बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको शायद ये बात पता ना हो कि झूम कृषि करने के लिए जो है बड़े बड़े वनों का नाश करना पड़ता है, पूरे वनों को नष्ट करना पड़ता है, पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पर कृषि किया जाता है। और कृषि जो होते हैं 1-2 साल होते हैं अपने उसको छोड़ देते हैं। अब जो पौधे जो थे बड़े बड़े थे उनको काट दिया जाए और फिर वहाँ पौधे उगने में कई साल लग जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि झूम कृषि कितना जो है विनाशकारी हो सकता है, भूसंकलन के कारण बन सकता है। अब भूसंकलन में क्या होता है कि झूम कृषि किया गया तो वो क्षेत्र जो होती है बिल्कुल खाली सा हो जाता है और पेड़ पौधे जो होते हैं पानियों को जो है थाम के रखते हैं और अंडरग्राउंड डिस्चार्ज करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर भूमि खाली रहेगा तो पानी का जो है बहाव बहुत तीव्र गति से होगी और जब तीव्र गति से होगी तो जनरल सी बात है कि मिट्टियों का खसकना, पहाड़ों का खसकना स्वाभाविक बन जाता है। आगे है हमारा भवन निर्माण। देखिए भवन निर्माण ने भी बहुत ही जो है प्रॉब्लमों का समस्या खड़ा कर दिया है यहाँ पर। कहते हैं भवन निर्माण जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यटन के लिए आवास की व्यवस्था हेतु पर्वतीय क्षेत्रों को अनेक मकान और होटल बनाए जा रहे हैं। इससे भूसंकलन होने की वृद्धि होना स्वाभाविक बात है। आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं वहाँ पर आपको दिखेगा घर काट काट के वहाँ पहाड़ों को बनाया गया है, होटल बनाया गया है, फैक्ट्री बनाई गई है। तो ये भवन निर्माण के कारण भी जो है भूसंकलन होना एक आम बात बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूसंकलन के परिणाम। आखिर भूसंकलन के बहुत से जो है परिणाम भी देखने को मिलता है। सबसे पहला तो यही होता है पर्यावरण का हर्ष, पर्यावरण का नुकसान होना इसमें एक स्वाभाविक बात बन रहती है। पर्यावरण का हर्ष भी इसमें रहता है। मुख्यतः कहते हैं भूसंकलनों ने से पर्वतों से जो है पर्यावरण में हर्ष हो रहा है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे घटता ही चला जा रहा है। तो जनरल सी बात है भूसंकलन होगा तो प्राकृतिक जो सुंदरता थी वो नष्ट तो होना एक आम बात होती है। उसके पश्चात जल स्रोत सूख रहे हैं, जो जल स्रोत है वो कंटिन्यू जो है सूख रहे हैं। उसके बाद नदियों में बाढ़ की वृद्धि हो रही है, यानी नदियों में जो है बाढ़ बढ़ती ही चली जा रही, जो कि एक आम घटना है। उसके पश्चात सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध होते चले जा रहे हैं। कहते हैं उसके बाद जो है अपार धन जन की हानि हो रही है। तो भूसंकलन के परिणाम तो यही होगा कि अपार मात्रा में जो है धन और जान की जो है हानि होना एक स्वाभाविक बात बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूसंकलन रोकने तथा इसके दुष्प्रभावों को कम करने का क्या उपाय हो सकता है। देखिए अगर भूसंकलन को रोकना है तो सबसे पहला तो यही पॉइंट आएगा कि वन रोपण। जो वनों को हम नाश कर रहे हैं उसी वजह से भूसंकलन होना आम रहती है। तो जनरल सी बात है भूसंकलन को अगर आपको रोकना है, उसको दुष्प्रभावों को कम करना है तो सबसे पहले तो है जो है वनों का जो है पुण्य उत्थान होना जरूरी है, यानी वनों का लगाना, पेड़ पौधों का लगाना जरूरी होता है। इसके लिए वन रोपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं वृक्ष और झाड़ियाँ जो है मिट्टियों को बांधे रखने में सहायता करती है और ये वन रोपण के इस कारण ही संभव हो पाएगा। सड़कों के निर्माण में नई तकनीक जो है सड़क इस तरह बनाई जानी चाहिए ताकि कम से कम जो है मलबा निकले। तो इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि मलबा हमें सड़क निर्माण में कम से कम निकालने की आवश्यकता है। कहते हैं खनिज और पत्थरों से निकालने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो खनिज से पत्थरों के जो निकालने पर जो लगाए जाते हैं वो रुकना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है भूसंकलन अधिक होती है। वनों का शोषण न करके वैज्ञानिक दोहन किया जाए तो वनों का जो शोषण पे जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को, और इस पे जो है कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रावधान करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो है वन का उन्मूलन न हो सके। उसके पश्चात है देखिए ऋतुवर्त या वार्षिक फसलों के बदले स्थायी फसलें जैसे फलों के बाग लगाया जाए। तो ये सारे चीज़ें जो है ज़रूरी है।
ठीक है, तो इसको दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कि ऋतु वर्ष तथा वार्षिक फसलों के बदले स्थायी फसल जैसे फलों के बाग लगाए जाएं। ठीक है, भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में जो है पुष्टीय जल प्रभाव को नियंत्रित करके जल रिसाव को कम किया जा सकता है। यानी भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में जो है पुष्टीय जल प्रभाव को नियंत्रित करके जो है जल रिसाव को कम किया जाना भी स्वाभाविक रहता है। कहते हैं पहाड़ी ढालों पर जो है मलबे की खिसकने से रोकने के लिए मजबूत दीवारें बनाए जाएं। यानी पहाड़ी ढाल पर जो है मलबों को खिसकने के लिए से रोकने के लिए मजबूत ढाल बनाना बहुत ज़रूरी है। भूस्खलन प्रबंधन क्षेत्र जो है मानचित्र किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक भी लगाया जाना इसके परिणामों को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दुष्प्रभाव को कम करना है तो ये सब तकनीकों को अपनाना स्वाभाविक रहता है और अपनाना भी चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बॉक्स की बातें। देखिए बॉक्स में जो बातें लिखी गई है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ परिभाषा होता है जिसको आपको जो है अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेने चाहिए और इसमें हम बहुत कुछ समझ भी सकते हैं। कहते हैं पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर छोटी शिलाएं, मिट्टी या मलबे का खिसक कर नीचे आ जाना ही भूस्खलन कहलाता है। यानी पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर जो छोटी शिलाएं जो है मिट्टी या मलबे का खिसक कर नीचे आ जाना ही भूस्खलन कहलाता है। और कहते हैं हिमालय, पश्चिमी घाट और गहरी नदी घाटियों में वर्षा के दौरान प्रायः भूस्खलन होता ही रहता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जो है हमारा आपदाओं के अंतर्गत भूकंप आया है। देखिए भूकंप क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि भूकंप होता क्या है। तो भूकंप क्या होती है? कहते हैं भूकंप अगर जनरली रूप में देखा जाए तो दो प्लेटों का खिसकना होता है। अब सोचिएगा प्लेट क्या होता है। कहते हैं अर्थ में जो है कई तरह के परत बने हुए हैं और जब ये परत जो है खिसकती है तो इससे जो है भूकंप उत्पन्न होती है और इसे प्लेट कहते हैं। और आपने देखा होगा जो इतने बड़े माउंटेन सब बने होते हैं तो ये भूकंप के कारण होता है। जब प्रेशर पड़ती है तो पहाड़ का उठना भूकंप के कारण स्वाभाविक बन जाता है। और कहते हैं जब प्लेट खिसकती है या कहते हैं लैंडस्लाइड भी होती है तो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, तो इससे जो होता है भूकंप का कारण बनता है। और भूकंप देखा जाए तो एक तरह का जो है कांपना होता है धरती का और इसकी वजह से जो है जान माल बहुत ही हानि होता है। और भूकंप के बारे में कोई भी साइंटिफिक जो यहाँ पर रीज़न नहीं बनाई जा सकती, कोई ऐसा माप यंत्र नहीं है जो भूकंप के बारे में पूर्व ही हमें अनुमान लगा सके। कहते हैं भूकंप की तीव्रता तो हम नाप सकते हैं बट ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भूकंप आएगी कहाँ और किस क्षेत्र में आने की संभावना रहती है। इसलिए इसमें जो है बहुत जान माल की हानि होती है और बहुत सी चीज़ें जो होती है नुकसानदायक रहता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को जब हम करेंगे तो आपको सभी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप का कारण क्या बनता है, भूकंप क्या होती है और भूकंप से कितने लोग प्रभावित कब हुए थे, ठीक है, और भूकंप के लिए कौन कौन से जो है सावधानियां बरती जाए। तो ये सारे चीज़ें बहुत ही काफ़ी मायने रखता है और मायने ये भी रखता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखना, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है। और ये बात इरफान स्टडी सेंटर हमेशा कहता है और आपको ये जागरूक करने की कोशिश करता है कि पूरे वीडियो देखने से ही सभी बात जो है समझ में आपको आएगा। तो ये भूकंप के अंतर्गत हम देखें सामान्य शब्द में धरातल का अचानक कांपने लगना या हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। यानी सामान्य शब्दों में धरातल का अचानक कांपने लगना और हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। अधिकतर भूकंप हल्के से जो है कंपन के रूप में आते हैं, लेकिन बड़े या विनाशकारी भूकंप प्राय हल्के झटके के साथ शुरू होते हैं और फिर झटके की तीव्रता बढ़ती ही चली जाती है तथा उसके बाद झटकों की तीव्रता कम होती जाती है। झटकों की अवधि प्रायः कुछ सेकेंडों में ही होती है। देखा जाए तो भूकंप कोई बहुत लंबा तीव्र नहीं होती है। अगर तीव्र होगी तो कहते हैं दुनिया ही खत्म हो जाएगा। ये कुछ सेकंड के लिए ही आते हैं लेकिन बहुत ही तबाही मचा जाते हैं। भूकंप अचानक आने वाली एक संकट है। भूकंप जो है अचानक आने वाली एक संकट है और एक हिंदी कविता के शब्दों में भूकंप आता बिना कहे सांस छुट्टी कर जाती है। यानी सांस, देखिए भूकंप आता बिना है कहे और सांस की छुट्टी कर जाती है। भूकंप साल में कभी भी, दिन में या रात में कभी भी आ सकता है, तो ये आप को पूर्व अनुमान नहीं होगा। कहते हैं इसका अचानक जो है प्रभाव होता है और पहले से कोई चेतावनी संकेत नहीं मिलती है। कहते हैं इंसान ने अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ है कि भूकंप के बारे में पता लगा ले, लेकिन जीव जंतु का इसका जो है प्रभाव देखने को मिला है कि भूकंप आने से पहले जो है वो लोग काफ़ी सचेत हो जाते हैं और जो है समुद्र को भी छोड़ के चले जाते हैं।
तो कहते हैं उनके अंदर तो सुपर सेंस है, बट इंसान ने ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बनाया जो भूकंप का पूर्व ही अनुमान लगाया जा सके। कहते हैं निरंतर और गंभीर शोध के बावजूद जो है मानव भूकंप की भविष्यवाणी करने या अनुमान लगाने में आज तक सफल नहीं हो सका है। कहते हैं हम वैज्ञानिक युग में है, लेकिन अभी भी भविष्यवाणी करना भूकंप का संभव नहीं हुआ है। लेकिन भूकंप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में जानना और भी महत्वपूर्ण रहता है। अगर बात करें तीव्र भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र, देखिए ये जानना आपके लिए जरूरी रहेगा कि तीव्र भूकंप आशंका वाले क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। भारतीय मानक वीरों ने भूकंप के विभिन्न तीव्रताओं वाले क्षेत्रों का जो है मानचित्र बनाया है और इसका संशोधित जो है संस्करण सन 2002 में प्रकाशित भी किया गया था। कहते हैं भूकंपों की तीव्रता में भिन्नता के आधार पर संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र की तीव्रता और भूकंप से होने वाली हानियों का जो विवरण नीचे भी दिया गया है। तो उसको हम 4 भागों में बांटने से पहले जो है हम इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं ये 4 भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आ गया है वो क्षेत्र जब भूकंप से काफ़ी ग्रसित होते हैं और इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है पहला नहीं लिया गया है, पहले के बाद दूसरे से स्टार्ट करके 5 नंबर तक गए हैं, यानी 4 क्षेत्रों में ही डिवाइड किया गया है इसको। तो जो है इसका दूसरा पार्ट यही कहता है कि अभी सभी को जो है अनुभव होता है। अनेक लोग जो है डर कर घर से बाहर भागते हैं और भारी फर्नीचर जो है खिसक जाते हैं, दीवारों के प्लास्टर झड़ते हैं और चिमनियाँ में सामान्य दरारें विकसित हो जाती है। तो ये जो है भूकंप अधिक तीव्रता वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है विनाशकारी होते हैं। उसके पश्चात है तीसरा नंबर पे आता है प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर भागता है और अच्छे डिजाइन और मजबूत भवनों जो भूकंप रोधी में भी थोड़ी टूट फूट हो जाती है। तो यानी जो तीसरा वाला जोन होता है उसमें जो होता है थोड़े भवने पुले और जो है टूट फूट सामान्य देखने को मिलता है और ख़राब डिजाइन वाले घटिया भवन जो है पुल आदि में काफ़ी टूट फूट देखने को हमें मिलता है। अगर चौथी क्षेत्र में देखें, चौथी भूकंप क्षेत्र में देखें तो कहते हैं विशेष रूप से बने भवने पुल आदि में थोड़ी टूट फूट सामान्य रूप से बने हैं भवनों में बहुत टूट फूट, खराब जो है निर्माणों में भारी फूट जो है चिमनियाँ जो है खंबे स्मारक दीवार ज़मीन पर गिर पड़ती है। तो इसमें जो है चौथे जोन में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है क्योंकि ये जोन जो है काफ़ी विनाशकारी भी रहती है। उसके पश्चात अंतिम जोन जो है चौथा जोन जिसको 5th से रिप्रेजेंट किया गया है, कहते हैं अच्छी तरह की वैज्ञानिक तकनीक से बने पुल भवन आदि भारी नुकसान उठाता है और नींव का खिसकना धरातल में दरार और तीव्र भूकंप में सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी बहुत तगड़ा होता है और ये कई जगहों पर देखने को मिला भी है। कहते हैं दिल्ली और मुंबई अधिक खतरे वाले क्षेत्र ने जो कि चौथे नंबर पे स्थित हैं। संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत जो है कच्छ हो गया, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ भाग अत्यधिक जो है खतरे वाले क्षेत्र संख्या 5 में शामिल किया गया है और यह प्रायद्वीपीय पठार भी भूकंप से अछूता नहीं रहा है। महाराष्ट्र राज्य के जो है लातूर जो 1993 में रिएक्टर पैमानों पर तीव्रता जो थी 6.4 थी तथा कि जैसे कोयनान में जो है 1967 में तीव्रता जो थी 6.5 मापी गई थी कि भूकंप इस बात के प्रमाण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब इसको हम जो है मैप के अंतर्गत देखते हैं कि मैप में इस बात को कैसे दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैप में जो है भूकंप क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो सबसे अधिक क्षेत्र जो है आप देख सकते हो भुज के साइड दिखाया गया है जो कि काफ़ी डेंजरस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश के साइड मेघालय के साइड आपको दिख रहा होगा। और यहाँ देखा जाए तो कुछ हद तक जो है जो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के साइड भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इन क्षेत्रों में जो है भूकंप अक्सर आते रहते हैं। सबसे अधिक गुजरात क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप देखोगे तो मेघालय साइड भी जो अरुणाचल प्रदेश के साइड भी भूकंप के क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो इस मैप में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा और समझने के लिए, जिसमें पर्याप्त जो है क्षेत्रों को दर्शाया गया है भूकंप की तीव्रता के अंतर्गत। उसके पश्चात है भूकंप का प्रभाव। देखिए भूकंप का क्या प्रभाव होता है ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो पहली बात तो यही आता है भूकंप के प्रभाव के अंतर्गत कि संपत्ति की हानि। देखिए भूकंप के अंतर्गत संपत्ति की हानि होती है, बहुत अधिक अमाउंट में होती है। भूकंप आने पर झोपड़ियों से लेकर महल और एक मंजिली इमारत से लेकर जो गगनचुंबी मजबूत भवन आदि सभी जो है ध्वस्त हो जाते हैं। धरातल के नीचे बनी जो है पाइपलाइन और रेल की पटरी टूट जाती है या जो है
बर्बाद हो जाती है। कहते हैं नदियों पर बने बांध ढह जाती है और इसके परिणाम स्वरूप आई बाढ़ बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होती है। कहते दक्षिण भारत में आए 1967 के भूकंप में जो है कोयान बांध को क्षतिग्रस्त हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात है जन हानि। देखिए जन की हानि बहुत होती है। कहते भूकंप के कुछ सेकेंड के झटके हजारों लोगों की जान ले लेती है। और भारत में सन 1988 और जो है 26 जनवरी 2001 के मध्य आए 5 बड़े भूकंप में लगभग 31,000 लोग जो है अकाल मौत के शिकार हुए। तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए 31,000 लोगों की मौत होना कोई आम बात नहीं थी। कहते हैं 1934 के बिहार भूकंप और 1905 में कांगड़ा भूकंप में क्रमश 10,000 और 20,000 लोग मारे गए थे। यानी बिहार के भूकंप में जो था, जो कि 1934 में आई थी, इसमें 10,000 लोगों की मौत हुई थी। और कहते हैं कांगड़ा में भूकंप जो आया था 1905 में, उसमें 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कहते अनगिनत लोग बेघर और बेसहारे हो जाते इस भूकंप के कारण। और 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया भूकंप बड़ा ही भयंकर और विनाशकारी सिद्ध हुआ। और इस भूकंप के विनाश लीला ने जो है 25,000 से भी अधिक लोगों की मौत की नींद सुला दिया था। और संपत्ति का विनाश इतने बड़े पैमाने पर हुआ था कि उसका अनुमान तक नहीं लगाया जा सका कि कितने जो है नष्ट हुए। तो ऐसे ऐसे भूकंप आए हैं जो कि जनमान की जो है बहुत काफ़ी क्षति पहुँचाए और बहुत ही लोगों की जो है जीवन को ही बदल के रख दिए हैं। कहते नदियों का मार्ग भी परिवर्तन हो जाता है भूकंप के कारण। तो भूकंप के प्रभाव से कभी कभी नदियों के मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं और मार्ग भी परिवर्तन होते हुए नजर आते हैं। उसके पश्चात है सुनामी। देखिए सुनामी भी भूकंप के कारण ही उत्पन्न होते हैं। कहते भूकंप के कारण समुद्र में एक ऊंची तरंग उठती है और उसे ही जापान में सुनामी कहते हैं। यानी सुनामी जो है भूकंप के कारण समुद्र में एक ऊंची तरंग उठती है, इसे ही जापान में सुनामी कहते हैं। और यह कभी जो है 20 से 25 मीटर तक ऊंची हो जाती है। यानी 20 से 25 मीटर तक ऊंची हो जाती है और यह सागर तट के जो है बस्तियों को जो है लील जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और कहते हैं जहाज़ों को डुबो देती है। और 27 दिसंबर 2004 को जो सुमंत्रा इंडोनेशिया के निकट महासागर में जन्मे भूकंप से बनी सुनामी से दक्षिण और जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को जो है तटवर्तीय क्षेत्रों में अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट भी हो गई थी। कहते हैं 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो सुनामी जो है बहुत काफ़ी विनाशकारी होती है और इसकी विनाश लीला जिस क्षेत्र में हुए हैं वहाँ के लोगों ने अवश्य देखे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए भूकंप के कारण जो होती है, अर्थक्वेक के कारण कीचड़ के फव्वारे बन जाते हैं। कहते हैं भीषण भूकंप के कारण जो है धरातल पर गर्म पानी और कीचड़ के फव्वारे फूट पड़ते हैं, क्योंकि पूरा के पूरा जो होता है अर्थ भी फट जाता है और इसके कारण गर्म पानी और कीचड़ के जो है एक गुब्बारे से फूट जाते हैं। कहते हैं 1934 जो ईशे के बिहार के भूकंप के समय धरातल में बनी दरारों से कीचड़ ऐसे निकल रही थी मानो पिचकारी से जलधारा फूट रही हो। तो 1934 के जो बिहार में भूकंप आया था वो बहुत ही विनाशकारी था। कहते हैं जब उसके धरती में दरारें फटे तो वहाँ से जो है गरम गरम पानी के लवाएं जो है बाहर निकल रही थी पिचकारी की तरह। तो ये काफ़ी विनाशकारी थी। कहते हैं कि किसानों के हरे भरे खेत घुटने घुटने तक कीचड़ से दब गए। तो आपको पता है इतनी बड़ी भूकंप रहेगी तो कहाँ से फसल बच पाएगा। तो ये बिहार के जो भूकंप थे बहुत मानने में लोगों को बहुत बड़ी एक सबब दे गई। उसके पश्चात दरारें फूटना। देखिए दरारें फूटता भी है। कहते हैं सड़कों, रेल मार्गों और खेतों में कभी कभी दरारें पड़ जाती है जिससे वे बेकार हो जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को जो है कैलिफोर्निया के भूकंप के दौरान सैन एंड्रियास ब्रश का निर्माण हुआ था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात है अन्य प्रभाव। कहते हैं भूस्खलन और हिमस्खलन होने लगते हैं और ग्लेशियर के हिमखंड टूट कर तेजी से पिघलने लगते हैं। तो भूकंप का ये भी एक दुष्परिणाम देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात भूकंप के दौरान तथा बाद में करणीय अकरणीय कार्य कौन कौन से करने चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए तत्काल कार्रवाई हमें ये करना चाहिए घर के अंदर कि बाहर मत भागिए, अपने परिवार को दरवाजे और मेज़ों के नीचे कीजिए, पलंगों पर जो है लेटे व्यक्तियों को पलंगों के नीचे ले जाइए, खिड़कियां और चिमनियों से दूर रहिए, क्योंकि कभी कभी जो होता है भूकंप के न इतना तीव्रता होने के कारण भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। कारण क्या बनता है? उनकी गलतियां
और गलतियों के कारण जो है बहुत से व्यक्ति जो है जान गंवा देते हैं। कई बार तो भूकंप जब आते हैं तो लोग क्या करते हैं, गैलरी से ही कूद जाते हैं। कहते हैं भूकंप इतनी तीव्रता की नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो जो है ऊपर से कूदने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं भूकंप जब आए थोड़ा संयम भी रखना चाहिए और अपने दिमाग को शांत भी रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब घर से बाहर क्या करना, देखिए घर से अगर बाहर हो तो भवनें, ऊंची दीवारें, बिजली से छूते तारों से दूर रहिए, क्योंकि कभी कभी जो है तार टूट जाने से, बिजली गिरने से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्षतिग्रस्त भवनों से दोबारा मत जाइए, क्योंकि जहाँ क्षतिग्रस्त भवन है वहाँ पर नहीं जाइए। वाहन जब चला रहे होते हो तो क्या करना चाहिए, अगर कार या बस में यात्रा करते समय भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं तो ड्राइवर को वाहन रोकने के लिए कहिए और जो है वाहन में ही बैठे रहिए, क्योंकि वाहन में बैठे रहिएगा तो आपको कहीं जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये काफ़ी सूझबूझ रहती है जब भूकंप आती है, लेकिन जब भूकंप आती है तो लोगों की सूझबूझ भी जो है नष्ट हो जाती है। लेकिन कहते हैं ऐसे ही समय में जो है लोगों की परीक्षा होती है, तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए और जो है संयम से कार्य भी करना चाहिए। उसके पश्चात तत्काल करने योग्य कार्य क्या होते हैं कि घर की सभी आग बुझा दीजिए तथा बिजली के सभी उपकरण बंद कर दीजिए। यदि संभव हो तो घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाइए जो बड़ी इमारत, पेड़, बिजली के तारों से दूर रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर खुले में आपको आ जाना चाहिए, यानी जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं गैस बुझाने के बाद यदि गैस के रिसाव का पता चले तो घर से निकल जाइए। पानी बचाइए तथा सभी तो आपातकालीन बर्तन भर लीजिए, ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तत्काल कारणों में यही इंपॉर्टेंट बात रखता है, क्योंकि भूकंप तो होती है चंद सेकेंडों के लिए। तो कहते हैं लोग के माइंड भी ये सब बातों को सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। उसके पश्चात है पालतू और घरेलू जीव जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, गौ पशु को जो है बंधन मुक्त कर दीजिए, जिससे वजह से वो भी अपना जीवन को बचा सके। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूकंप था। कहते हैं धरातल का अचानक कांपने लगना, हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसको आपको हमेशा नोट कर लेना चाहिए कि धरातल का अचानक कांपने लगना या हिल उठना ही भूकंप कहलाता है। कहते हैं संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर के कुछ भाग अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र संख्या जो है 5 में शामिल है। तो आप समझ सकते हो कि 5वें नंबर पर जो है जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को रखा गया है, जो कि जोन 5 में आता है, जो कि अंतिम जोन होती है। तो यहाँ पर जो है भूकंप की आशंका सदैव बनी रहती है। तो इस क्षेत्रों में जो है लोगों के संयम हमेशा बरतते रहना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है चक्रवात, देखिए चक्रवात कहते हैं ये एक ऐसा जो है प्राकृतिक आपदा है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये मैक्सिमम उन क्षेत्रों में अधिक आते हैं जहां पर जो है काफ़ी इसकी समस्या बनी रही है। और निचले क्षेत्र में देखें भारत के तो काफ़ी जो है साइक्लोन आते ही रहते हैं, और साइक्लोन कहा जाए तो बहुत ही भयंकर होते हैं, इवन घर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं बहुत ईजिली। तो साइक्लोन देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और उसके बारे में जानना भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा, और साइक्लोन की हर एक बात को जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हमेशा त्रिपाठी सेंटर यही बात कहता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक होता है, और चक्रवात के रिगार्डिंग भी आपको पूरे वीडियो देखने की आवश्यकता है, और इसमें हर एक बात पे जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे और इसके प्रिक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक होने वाला है। चलिए देखते हैं चक्रवात के ऊपर क्या कहा गया है। कहते हैं चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, यानी जहाँ पर निम्न वायु दाब होते हैं वहाँ पर चक्रवात जो है अपना प्रभाव दिखाता है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर वायु दबाव बढ़ता जाता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर जो होती है वायु दाब बढ़ता ही जाता है। नतीजन परिधि जो है, नतीजन क्या आती है इसका कि परिधि से केंद्र की ओर पवन चलने लगती है, यानी जो परिधि होती है, जो सरकमफ्रेंस होती है, उससे जो केंद्र की ओर पवनें जो होती है चलने लगती है। और चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलोद में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिण गोलोद में उसके अनुरूप होती है। देखिए कभी कभी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चक्रवात होता है उसका जो दिशा होती है वो कब जो होती है उत्तरी गोलोद में कैसी दिशा होती है और दक्षिण गोलोद में कैसा होता है। तो यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे जो होते हैं एमसीक्यू चक्कर में फंसे हुए रहते हैं। तो ये बात यहाँ साफ कर देता है, चक्रवात में पवनों की दिशा जो होती है उत्तरी गोलोद में घड़ी की सुई
के विपरीत दिशा में होता है, यानी घड़ी जैसे चलती है ना उसके उल्टी दिशा में होती है, लेकिन दक्षिण ध्रुव में उनके अनुरूप होती है, यानी क्लॉकवाइज चलती है। तो ये काफ़ी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात को दर्शाया गया है। कहते हैं स्थिति और भौतिक गुणों की दृष्टि से चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर चक्रवात को जो है दो भागों में विभक्त किया गया है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि जो भौतिक गुणों के आधार पर जो है चक्रवात को दो भागों में बांटा गया है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की भी चर्चा करेंगे और उसके लिए केवल चक्रवात शब्द ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब मौसम विज्ञान की शब्दावली में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अवदाब और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केवल चक्रवात ही कहते हैं। तो देखिए पहले के समय में इसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते थे या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम जाना जाता है, लेकिन आज के समय में इसको सिर्फ एक साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, चक्रवात के नाम से ही हम संबोधित कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चक्रवात के यहाँ पर पथ को दर्शाया गया है। अगर देखोगे तो ये निचले क्षेत्र में चक्रवात जो है काफ़ी हद तक आती है, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में यहाँ मानचित्र पे नहीं दर्शाया गया है, तो ऊपरी क्षेत्र में यहाँ चक्रवात नहीं आती है। तो नीचे जो दबाव पड़ती है इन्हीं क्षेत्रों में पड़ती है, चाहे वो जो है कलकत्ता के साइड हो, कलकत्ता के समुद्र किनारे हैं। और ये आपके लिए बहुत साफ यहाँ पर दिख रहा है कि चक्रवात उन क्षेत्रों में आते हैं जो समुद्र किनारों से चिपके हुए हैं, यानी जो समुद्र किनारे के आसपास है वहाँ पर ये चक्रवात देखने को अधिकतम मिलता है। और ये मैप भी इसी बात को रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि चक्रवात जो है अरब सागर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में ही दर्शाया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है समुद्र से जो सटे हुए प्रदेश हैं, राज्य हैं, उन पे जो है चक्रवात का प्रभाव अधिकतम देखने को मिलता है। तो ये मैप जो है बहुत कुछ समझाने के लिए आपके लिए पर्याप्त है, और इस मैप से आप पूरे जो चक्रवात की प्रोसीजर है उसकी उत्पन्न करने की क्षमता है वो बड़ी भांति समझ सकते हो कि किस क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव अधिकतम देखने को मिलता है। चक्रवात अत्यंत निम्न वायुदाब का लगभग वृत्ताकार तूफानी केंद्र माना जाता है, जिसमें चक्रदार प्रबल प्रबंध वेग से चलती है। यानी चक्रवात का मतलब दोस्तों यही होता है, अगर सिंपल वर्ड में देखें तो हवा का जो है गोल गोल घूमना, लेकिन ये घूमना जो होता है बहुत प्रचंड वेग से घूमता है। तभी तो कहते हैं कोई भी अगर कार भी उसके चपेट में आ जाए तो बहुत ही आसानी से जो है हवा में फ्लाई कर सकती है। कहते हैं उसके बाद जो होती है उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात आने के बाद जो है बहुत ही मूसलाधार वर्षा का भी प्रावधान है। कहते हैं वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में चक्रवात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और एक अनुमान के अनुसार एक पूर्ण विकसित चक्रवात मात्र 1 घंटे में 3 अरब 50 करोड़ टन कोशीय आर्द्र वायु के निम्न अक्षांशों को स्थानांतरित कर देती है। देखिए बहुत काफ़ी वाली बात बताई जा रही है यहाँ पर कि 3 अरब 50 करोड़ टन बहुत ही आसानी से जो है स्थानांतरित कर सकती है ये चक्रवात। तो समझ सकते हो कितनी जो है प्रचंड कहते हैं ना विशाल, और जो है ये काफ़ी भयंकर होती है। तो चक्रवात जो है बहुत ही बड़ा विनाश लीला रच सकती है किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि कब कब आते हैं ये चक्रवात। देखिए ये चक्रवात आखिर कब आते हैं, तो यहाँ पर हमने कहा था कि हर बातों पे जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वही बात आती है कब कब आते हैं ये चक्रवात। चक्रवात एक ऐसी परिघटना है जो वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है, और भारत में अधिकतम चक्रवात जो है मानसून के बाद अक्टूबर दिसंबर या मानसून से पहले अप्रैल मई में ही आते हैं। सामान्य चक्रवात की जीवन अवधि जो होती है 7 से 14 दिनों की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब मानसून आती है यानी बरसात का मौसम आता है तो इसके अंतिम चरण में आता है या स्टार्टिंग में आता है। अगर अंतिम चरण की बात करें तो जो इसमें अक्टूबर दिसंबर आ जाता है, और मानसून की शुरुआती की बात करें तो अप्रैल मई आ जाता है। और इसका जीवन काल लंबा नहीं होता है, 7 से 14 दिन का ही होता है, यानी 7 से 14 दिन तक लोगों को जो है काफ़ी परेशान करता है।
देखिए समय अवधि अधिक नहीं है, लेकिन इसका विनाश लीला बहुत ही भयंकर और बहुत ही जो है इंसानों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है। और ये बात आपको इस मैप में भी समझ में आएगा जो हम आगे देखने वाले हैं। और ये मैप जो है काफ़ी समझा सकता है आपको इसके विषय में। अब इस मैप में आप देख सकते हो भली भांति कि यहाँ पर जो है समुद्र किनारे से सटे हुए जितने भी राज्य हैं उसमें जो है चक्रवात की जो है यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राज्य जो है समुद्र किनारे के आसपास हैं वहाँ पर चक्रवात जो है सबसे अधिक आती है। तो यही बात यहाँ केरल के साइड भी है, गुजरात के साइड भी दिख रहा होगा। तो ये सारे क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो पानी के आसपास हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, अरब सागर हो, लक्षद्वीप हो। तो ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ पर जो है हर साल जो है चक्रवात का विनाश लीला देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मैप दर्शाया गया है जो कि ये बात समझाने के लिए किस राज्य में चक्रवात का जो है प्रभाव दिखता है वो बहुत ही भली भांति समझाया जा सकता है यहाँ से। अब कहते हैं कि चक्रवातों का संचलन किस प्रकार से होता है। देखिए चक्रवात का संचलन के बारे में जानना भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं चक्रवात में बाहर से उच्च वायु दाब से केंद्र के निम्न वायु दाब की ओर पवन बड़े वेग से चलती है। ये जनरल सी बात है कि चक्रवात में जो है उच्च वायु दाब से जो है निम्न वायु दाब पर पवन जो है बहुत वेग से चलती है। और इसके साथ साथ ही चक्रवात का पूरा तंत्र ही बंगाल की खाड़ी में रहता है। और पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा की ओर जो है इसकी गति देखा जाए तो 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे ये बढ़ता है। 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये आगे बढ़ता है। उड़ीसा में आया चक्रवात अंडमान द्वीप समूह के पास बना था और कई दिन बाद जो है 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा पहुंचा था। तो आप समझ सकते हो कई महत्वपूर्ण बात थी जो कि उड़ीसा के लिए काफ़ी खतरनाक था। जिस तरह एक लट्टू अपनी किली पर चक्का खाते हुए किसी एक दिशा में आगे सरकता रहता है, उसी तरह जो चक्रवात भी आगे बढ़ता ही रहा। कहते समुद्र के ऊपर पैदा होकर चक्रवात स्थल पर पहुंचकर विघटित हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताया गया है कि उड़ीसा में जो आई थी 29 अक्टूबर 1999 में जो चक्रवात आई थी वो लट्टू की तरह घूमती हुई जा रही थी और अपने केंद्र पे घूम के जो है बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। और समुद्र के ऊपर पैदा होकर ये चक्रवात स्थल पर पहुंचकर विघटित हो गई, यानी ये बहुत भागों में बट गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था उड़ीसा का जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके पश्चात क्वेश्चन यही आता है कहाँ कहाँ आते हैं भारत में चक्रवात। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दिलचस्प भी है। और कहते हैं यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि कहाँ कहाँ आते हैं भारत में चक्रवात। तो भारत में सबसे अधिक चक्रवात जो है पूर्वी तट पे ही आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? पूर्वी तट पे ही देखने को मिला है। और चक्रवात के संकट की आशंका वाले राज्य हमेशा जो बने रहते हैं वो पश्चिम बंगाल होते हैं, उड़ीसा होते हैं, आंध्र प्रदेश होते हैं और तमिलनाडु होते हैं। तो इसमें जो है हमेशा आशंका बनी रहती है चक्रवातों का। और पश्चिमी तट जो है अरब सागर में बने चक्रवातों से काफ़ी प्रभावित होता रहता है। चक्रवात से उत्पन्न जो विपदा को सबसे अधिक झेलने वाली पश्चिमी तट यानी राज्य गुजरात है। और गुजरात में जो है सबसे अधिक जो है यहाँ पर चक्रवात का सामना करना पड़ता है जो गुजरात में रहते हैं लोग। तो यहाँ पर वो बहुत विषम समय बन जाती है। महाराष्ट्र के तटीय और कुछ अंदरूनी क्षेत्र भी चक्रवात के प्रकोप के चपेट में आ जाते हैं। और संसार किसी भी सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। तो ये कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कोई भी कंपटीशन के लिए कि सबसे अधिक चक्रवात कहाँ आते हैं। भारत के देखा जाए तो गुजरात में सबसे अधिक आते हैं, लेकिन सबसे सागर के क्षेत्रों में जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। अगर राज्य की बात किया जाए तो गुजरात आता है और समुद्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सबसे अधिक चक्रवात उठता रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से नोट भी आपको करना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है चक्रवातों द्वारा महाविनाश। देखिए चक्रवात के महाविनाश का तो लीला सबने जाना और कहते न्यूज़ में अक्सर आप लोग देखते ही रहते हो। कहते हैं चक्रवात जो है जिधर से गुजरता है वहाँ जो है महाविनाश करके ही निकलता है। तो इतनी भयंकर चक्रवात है। सोचिए जिस राज्य में चक्रवात आते होंगे वहाँ पर कैसा विनाश लीला होगा। कहते हैं वहाँ के लोग कैसे डर सिमट के अपना जीवन जी रहे होंगे। चक्रवातों के प्रचंड वेग से जो है कच्ची झोपड़ियाँ तो कंक्रीट लोहे और पत्थर से बने महल किले भी ध्वंस हो जाते हैं।
तो इसमें चक्रवात जो है सबसे अधिक विनाशकारी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ झुग्गी झोपड़ी की तो बात छोड़िए, कंक्रीट, लोहे और पत्थरों से बने महल भी कहते तिनके के समान उड़ जाते हैं, और पेड़, बिजली के खंभे आदि जो कुछ भी सामने आते हैं सब टूट फूस तहस नहस सा हो जाता है। कहते हैं जब चक्रवात आती है विनाशकारी लीला तो करती है, साथ में उसके बाद जो है मूसलाधार वर्षा होती है, और बरसात के कारण क्या होती है, चारों तरफ बाढ़ के कारण बन जाती है। तो ये देखिए चक्रवात के आने के बाद जो है मूसलाधार वर्षा होती है और बाढ़ का पानी चारों ओर तबाही मचा देती है। तो कहते हैं चक्रवात इतना भयंकर है कि अपने रिगार्डिंग महाविनाश तो करता ही करता है, प्लस साथ में जो इतने भयंकर मूसलाधार बारिश को भी लाता है और चारों तरफ जो है बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देता है। चक्रवात के वेग से सागर में उथल तरंगे उठती है और यह पानी की दीवारों की तरह आती है और तट से 10 से 15 किलोमीटर दूर तक घर द्वार, खेत खलिहान, सड़कें, भवन, गांव और नगर सभी को निगल जाती है। तो देखिए कितना भयंकर है। कहते हैं 10 से 15 किलोमीटर दूरी तक जो है घर द्वार, खेत खलिहान, सड़कें, भवन, गांव और नगर सभी को ये निगल जाती है तूफान। कहते हैं चक्रवाती वर्षा से उत्प्रेरित भूस्खलन और भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होता है। देखिए जब रेन होती है, जब चक्रवात आता है तो भूस्खलन भी होता है, यानी लैंडस्लाइड भी होता है, और इसके वजह से न जाने कितने लोगों को जो है अपना जीवन से जो है हाथ धो लेते हैं और जो है काल के जो है कोठरी में समा जाते हैं। कहते हैं विकसित देशों ने तो चक्रवात को प्रतिकार के उपाय खोज लिए हैं और समय दी भी गई है, और बड़े बड़े देशों में जो होता है सही समय पर चेतावनी भी मिल जाता है। इवन कि भारत में भी देखा गया है कि जो तूफान आते हैं उससे पहले जो है संकेत मिल जाते हैं। भारत में देखा जाए तो हमने न्यूज़ में भी देखा था कि बंगाल में जो है आने वाली तूफान थी, इसके बारे में पहले ही सरकार ने अलर्ट कर दिया था। तो ये बहुत ही थोड़ा सा जो है सुकून वाली बात होती है कि हम चक्रवात के जो दिशा है उसके बारे में हम पहले ही समझ लेते हैं। केवल धन संपत्ति ही इसमें नष्ट नहीं होती है, इसके विपरीत विकासशील देशों में चक्रवात से लोग जो है असमय मृत्यु के प्राप्त करते हैं और धन संपत्ति का विनाश तो होता ही होता है। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सितंबर जो है 1989 में जो है प्रलयंकारी ह्यूगो हरिकेन आया था, और सही एक समय अनुसार भविष्यवाणी के कारण केवल 21 लोगों की जान गई थी, और इसके विपरीत 1991 के बांग्लादेश के चक्रवात में कहते हैं 1,39,000 लोगों की मृत्यु का ग्रास बन गई। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका को इस बात की नॉलेज थी कि यहाँ पर चक्रवात आएगा, तो उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और सभी लोगों को अलर्ट कर दिया था। तो सिर्फ जो है 21 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बाद 1991 में बांग्लादेश में चक्रवात आया और कहते हैं 1,39,000 लोगों की जो है मौत के मुंह में समा गए। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी और बहुत ही भयंकर जो है यहाँ पर समस्याएं थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष चक्रवात आने से पूर्व, के दौरान तथा बाद में करणीय अकरणीय कार्य क्या कर सकते हैं हम चक्रवात से पूर्व और चक्रवात के दौरान। कहते हैं अग्रिम सूचना और सलाह के लिए रेडियो हमेशा सुनते रहना चाहिए चक्रवात के टाइम, और बचाव के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाए। चक्रवात कुछ घंटों में मार्ग की दिशा और गति तीव्रता बदल सकता है। अंततः नवीनतम सूचना के लिए रेडियो को निरंतर चलाए रखिए, इससे आपको हर एक बात की समय समय पर जो है सूचना प्राप्त होता ही रहेगा। यदि आपको क्षेत्र के लिए तूफानी पवनों की प्रबल झांझा और भविष्यवाणी की गई है तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि खुले तख्ते और जो है नालीदार टीन, खाली डिब्बे या ऐसी अन्य वस्तु जो पवन के साथ उड़कर खतरा बन सके बांध दीजिए या स्टोर में इसको रख दीजिए, जो कि जो है तूफान के चपेट में ना आए। खिड़कियों को जो है टूटने से बचाने के लिए उन्हें बंद रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो आप बरत सकते हो, सावधानियाँ। निकट के सुरक्षित स्थानों में चले जाइए या किसी अधिकार प्राप्त सरकारी संस्था के आदेश पर जो है क्षेत्र से छोड़ दीजिए। तो ये सब काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। उसके पश्चात है जब तूफान आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए जब तूफान आ ही जाए तो घर के अंदर ही रहिए, घर से बाहर ना जाइए। अपने घर से सबसे मजबूत भाग में शरण लीजिए जहां पर जो है तूफान का जो इफेक्ट कम से कम पड़े। रेडियो सुनिए और निर्देश का सदैव पालन करते रहिए। यदि छत उड़ने लगे तो मकान को सुरक्षित भाग की खिड़कियों को खोल दीजिए। यदि आप खुले में फंस गए हैं तो शरण खोजिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं उस समय दिमाग नहीं चलता है, लेकिन बचने का उपाय सिर्फ इतना सा है कि उस समय हमें एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो अपना जीवन को भी खो दोगे।
कहते देखा जाए तो तूफान के दौरान खुले में अगर आप हैं तो घर से बाहर या पुलिन पर मत जाइए। ऊंचे जो है पगडंडी के साथ साथ लेट जाइए। चक्रवातों के साथ प्रायः समुद्र या झील में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो चक्रवात आती है उस समय आपको इन सब बातों का जो है पालन भली भांति करने की आवश्यकता रहती है। अब देखिए इन सब बातों को जब हमने समझा जाना तो ये बात तो साफ हो गया है कि चक्रवात अत्यंत निम्न वायु दाब का लगभग वृत्ताकार तूफानी केंद्र होता है, जिसमें जो चक्रदार पवनें प्रचंड वेग से चलती है तथा वर्षा होती है। चक्रवात के संकट की आशंका जो है वाले राज्य जो है मैक्सिमम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ही है। तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बात इस जो है बॉक्स में दर्शाया गया है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक था नेचुरल डिजास्टर। देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं होती है बहुत भयंकर होती है और उसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। और देखिए ये बात सिर्फ आप तक सीमित न रहे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी लगाइए लेकिन शेयर कीजिए, जिससे वो लोगों को भी इस बात का जो है सही जो है मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। जो भी बच्चे, जो भी व्यक्ति आपके कांटेक्ट में होंगे उनको ये वीडियो जो है भली भांति प्राप्त हो जाएगी। जिसको देखना है वो देखेंगे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य किया। कहते हैं अपना फर्ज निभाना ही कहते हैं एक अच्छे नागरिक होने का सबूत होता है, एक अच्छे विद्यार्थी होने का प्रमाण होता है। तो आप एक अच्छे विद्यार्थी, एक नागरिक और एक अच्छा बच्चे बनिए, जिससे कि जो है आगे भी दूसरे को भलाई हो सके। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर बाद में कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि वो आपके मोबाइल में सेव हो जाता है और जब चाहे आप इसके वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो। और आपके लिए सबसे आसान तरीका होता है प्ले लिस्ट में। देखिए प्ले लिस्ट भी बनाई गई है जहाँ पर हर एक जो है सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है, क्लास के अंतर्गत जो है वीडियो रखी गई है। जो आप क्लास में पढ़ते हो, जिस सब्जेक्ट में आपको चाहिए वीडियो, वो सब्जेक्ट जो है वीडियो आप देख सकते हो, समझ सकते हो और उसको अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो।